Welcome back. Today we will start with the magnetic properties of the F block elements. Last time हमने F block elements के बारे में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा था. तो हमने कहा था देयर वाज टू सीरीज, एक थी हमारे पास 4F सीरीज और एक थी हमारे पास 5F सीरीज. 4F सीरीज it is called as lanthanides and it is called as the 5F is called as actinides. Is it clear? ठीक है. अब जो 4F सीरीज है it starts from lanthanum to lutetium with atomic number 57 to 71, whereas the 5F series it starts from actinium to lawrencium with atomic number 89 to 103. ठीक है. और हमने इनके बारे में क्या देखी थी, इनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, कैसे कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करते हैं. तो हम क्या देख रहे थे इन एलिमेंट्स में जनरली कि यू वर हैविंग इन 4F और उसके बाद था 5D और था 6S. ठीक है. तो अगर मैं आउटर मोस्ट शेल को मानती हूँ वैलेंस शेल तो इट इज़ NS. इज इट क्लियर? वैलेंस शेल इट इज़ N. तो N से एक कम इस 6 से एक कम क्या हो गया 5. तो N-1 क्या हो गया यहाँ पे D सेल. ठीक है. और N से दो कम मतलब 6 से दो कम इट इज़ N-2F. इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS, N-1D एंड N-2F. NS2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स, D में है 0 या 1 इलेक्ट्रॉन एंड F कंटेन्स 1 to 14 इलेक्ट्रॉन. तो दिस वाज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द F ब्लॉक एलिमेंट्स. और हम क्या देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल है जो N है दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस शेल. N से एक कम इट इज कॉल्ड एज द penultimate shell. और जो N-2 है दैट इज कॉल्ड एज द एंटी penultimate shell. ठीक है. तो इट वॉज 3 shells, outermost shell, penultimate shell and the anti-penultimate shell. जब हम D blocks की बात करते हैं तो D block में it involves the filling of the electrons in penultimate shell, whereas in F orbital it involves the filling of electrons in anti-penultimate shell. इज क्लियर? तो यहाँ पे हम जो भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में फिल करेंगे. ठीक है. अब हम देखते हैं हाउ डज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वेरीज. अब जो भी एलिमेंट्स हैं, जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द शेल, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या इनर शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. तो जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ है इट इज़ द मेन गेम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओनली. ठीक है. तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट है इट शुड ऑल्सो डिपेंड अपॉन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल. ठीक है. तो let us I give you the brief review of the D block element. जब मैं D block की बात करती हूँ तो D block में क्या था आपके पास N-1D ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं. ठीक है. अब जब आपने D block एलिमेंट देखा तो आपने देखा कि D ऑर्बिटल किसके साथ बॉन्ड बनाता है, लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है. तो जो D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं D ऑर्बिटल, मान लो कोई मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है. तो जो भी बॉन्ड फॉर्म बन रहा है मेटल के D ऑर्बिटल और लिगेंड के SP जो भी ऑर्बिटल है उनके साथ और इसकी बॉन्डिंग हो रही है. तो क्या हो जाता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट इट इज़ गिवन बाय म्यू. मैग्नेटिक मूवमेंट हम जो म्यू पढ़ते हैं इसमें हम दो टाइप के सब्सटेंसेस पढ़ते हैं. एक हो सकता है आपके पास डायामैग्नेट सब्सटेंस और एक हो सकता है आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहाँ है जिनकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू 0. दीज आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मॉलिक्यूल की इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड दीज आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो किसी भी सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक मूवमेंट शो करनी है तो इसकी म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी है. म्यू इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन. ठीक है. तो अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो क्यों जनरेट होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन में कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज स्पीशीज़ मूव होती है तो एनी मूविंग चार्ज स्पीशीज़ इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एनी एटम, बीच में मान लो इसमें न्यूक्लियस है और इसमें बहुत सारे
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन से, अब इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ चार्ज्ड पार्टिकल, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू। इज इट क्लियर? तो अब अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है उतनी ही ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट इज प्रोड्यूस बाय द अनदर इलेक्ट्रॉन। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाती है इसमें? जीरो, क्योंकि जो एक की मैग्नेटिक फील्ड इट इज कैंसल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर। ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो एंड सच सब्सटेंसेस दीज आर कॉल्ड एज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्रोमियम। क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब जब भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देयरफॉर सच सब्सटेंसेस दीज आर कॉल्ड एज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब जब हमने देखा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की दो टाइप की मोशंस होती हैं, एक होती है उसकी ऑर्बिटल मोशन और एक होती है उसकी स्पिन मोशन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो टाइप की चीज़ों से बनता है। ठीक है, एक बनता है इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन से। स्पिन आप समझते हैं ना, अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट करने को बोलते हैं स्पिन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक है हमारे पास स्पिन मोशन से, दूसरी है जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो वो कौन सी मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हुई? इट इज़ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है इट इज़ द सम ऑफ द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड सम ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ तो डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ बॉन्ड बना देते हैं? एक्सटर्नल लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मेटल के साथ आपके पास 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मेटल के अराउंड जो भी डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन अब फिक्स होगी, दे आर नॉट एबल टू मूव नाउ। तो जो ऑर्बिटल मोशन थी वो तो क्या होगी? उनकी फिक्स होगी, दे आर नॉट एबल टू मूव। क्यों? क्योंकि उनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? फिक्स। तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑर्बिटल मोशन उनकी कम हो गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनी सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल मोशन है इट डिक्रीजेस। ठीक है, या हम एक वर्ड करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट जब हम पढ़ते हैं तो वी से दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज क्वेंच्ड और इट इज partially quenched. Quenched means magnetic movement is decreased. तो in case of D block element जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद द लिगेंड, सो इनकी ऑर्बिटल मूवमेंट क्या हो जाती है? क्वेंच। इसीलिए जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी डिक्रीज हो जाती है और वी कैन से इट इज़ क्वेंच्ड। तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किससे बची? इट इज़ ओनली ड्यू टू स्पिन मोशन या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से। ठीक है, तो जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में जो भी हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? इट इज़ ओनली ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात। जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक में क्या देखा आपने कि आपके पास एंटी पेनल्टीमेट शेल की फिलिंग हो रही है n-2। तो जब मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का डायग्राम बनाती हूँ तो ये था आपके पास n शेल, ये था n-1 शेल, ये है यहाँ पे जाके n-2 सेल। तो जब मैं एफ ब्लॉक की बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल हो रहे हैं? n-2 एंटी पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। और ये जो शेल है ये बहुत ज़्यादा अंदर है, न्यूक्लियस के पास है, बाहर n और n-1 शेल है। तो जब भी कोई लिगेंड इस एफ ब्लॉक एलिमेंट को अप्रोच करेगा तो इसके लिगेंड का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा इन F4F ऑर्बिटल के ऊपर। अब मैं पर्टिकुलरली लैंथेनाइड्स की बात कर रही हूँ। मान लो मैं लैंथेनाइड्स में देखती हूँ तो lanthanide involves the filling of the 4f shell। 4f shell में अगर इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर है तो हम जो एक्सटर्नल लिगेंड आ रहे हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन इज नॉट क्वेंच्ड, ये कम नहीं हो रही है, ऑर्बिटल मोशन कम नहीं हो रही है क्योंकि अफेक्ट ऑफ लिगेंड इज वेरी लेस ऑन
इन केस ऑफ द 4f ऑर्बिटल के ऊपर बहुत कम इफेक्ट है लिगेंड का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, अब यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन क्वेंच नहीं है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल मोशन भी अच्छी तरह कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मोशन से भी है, ठीक है, प्लस स्पिन मोशन तो है ही है इसमें। तो इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे हैव हाई मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाई इट इज़ हाई मैग्नेटिक मोमेंट? बिकॉज द स्पिन के साथ साथ दे ऑल्सो हैव द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, सो दे हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आप देखते हैं कि हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक आती है, लेकिन जब मैं डी ब्लॉक की बात करती हूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरली 2, 3, 4 इससे ज़्यादा नहीं मिलती आपको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन था, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास ऑर्बिटल स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है। यहाँ पे सिर्फ स्पिन था, यहाँ पे ऑर्बिटल भी है, इसीलिए द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी वेरी हाई। इज इट क्लियर? ठीक है, और जब भी हमारे पास ऐसी टर्म आती है कि यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूव भी है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट दी जाती है। यहाँ पे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग भी हो जाती है कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में कई बार मिक्स हो जाती है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इट इज़ गिवन बाय फॉर्मूला दैट इज G √J into J plus 1. This is how we can calculate the magnetic moment in case of F block element. ठीक है, और G क्या चीज़ है यहाँ पे? G is the gyromagnetic ratio. G की वैल्यू है 1 plus J into J plus 1 plus S into S plus 1 minus L into L plus 1 डिवाइडेड बाय 2J इंटू J प्लस 1। हम ऐसे G की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो J है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट, और जो J है, J की वैल्यू है L माइनस S अगर हमारे पास लेस देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और J है L प्लस S अगर हमारे पास मोर देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास F2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो F2 कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो F में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इट इज़ +3 +2 +1, यहाँ पे 0 -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे F2 कॉन्फ़िगरेशन है। F यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन है 3 और एक है 2, 3 + 2 = 5। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? S की वैल्यू कितने निकलते हैं? S = 2s + 1, तो 2 इंटू हाफ, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, दूसरे की हाफ, तो हाफ प्लस हाफ = 1 + 1। ठीक है, तो 2 + 1 = 3। ठीक है, तो J = ये क्या है आपके पास? L माइनस S होगा, क्योंकि लेस देन हाफ फिल्ड है, तो L माइनस S, तो L कितना है यहाँ पे? 5, S कितना है आपके पास? 3, तो J = L माइनस S = 2 वैल्यू हो जाएगी उसकी। ठीक है, ऐसे हम J निकालेंगे। वैसे हम यहाँ से G की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं। G = 1 इंटू J की वैल्यू डालेंगे, S की वैल्यू डालेंगे, L की वैल्यू डालेंगे, इससे क्या निकल जाएगा हमारे पास? G निकल जाएगा। तो जब हमारे पास G की वैल्यू निकल गई, हमारे पास J की वैल्यू निकल गई, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू = G √J इंटू J प्लस 1। इज इट क्लियर? ऐसे हम इनकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देते हैं। ठीक है, और J क्या चीज़ है? इट इज़ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ डज द मैग्नेटिक मोमेंट दे वेरी इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, आपने देख लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है इन स्पाइट ऑफ स्पिन कंट्रीब्यूशन के साथ साथ, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज़ वेरी वेरी हाई बिकॉज द ऑर्बिटल मोशन इट इज़ नॉट क्वेंच्ड। और रीज़न क्या है कि जो एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ ब्लॉक, दे आर डीप सिटेड, एंटी पेनल्टीमेट शेल में है इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर जो प्रेजेंस ऑफ लिगेंड है does not stop the orbital motion of electrons, so it also contribute to the total angular momentum and add to the spin magnetic moment, so they have very high value of magnetic moment। ठीक है, अगर मैं लैंथेनाइड्स के केस में, दिस इज इन केस ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, लैंथेनॉइड्स के केस में अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट म्यू
और एटॉमिक नंबर को प्लॉट करूं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो आई गेट, जब मान लो मैंने यहाँ से लेंथिनम से स्टार्ट किया यहाँ पे और यहाँ तक मैंने लूटिटियम तक एटॉमिक नंबर लिखती गई, मैं लेंथिनम, सीरियम, प्रासोडाइनियम, ये लिखती गई मैं, तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ग्राफ लाइक दिस। मतलब आई गेट 2 हम्प्स, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा शार्प, लूटिटियम आ गई, ठीक है। तो आई गेट 2 हम्प्स, मैग्नेटिक मूवमेंट पहले धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज कहाँ तक होती है, इट इंक्रीजेज टिल नियोडाइनियम, ठीक है। और फिर इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है, इट इज़ म्यू इज इक्वल टू 3.5। यहाँ पे हम्प में है आपके पास समेरियम, ठीक है। समेरियम की मैग्नेटिक मूवमेंट इज डिक्रीज्ड, इट इज़ 1.4। और यहाँ पे जो टॉप में है यू हैव टर्बियम, डायस्पोरियम और यहाँ पे है होलियम। दे हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जो डायस्पोरियम है, डायस्पोरियम में मैग्नेटिक मोमेंट रेंजेस फ्रॉम अबाउट 10.4 टू 10.6। इट हैज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मैं मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करती हूँ, एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटर्मिन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। एक है मैग्नेटिक मूवमेंट थ्रेटिकल, थ्रेटिकल जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, ये है थ्रेटिकल। तो आई हैव 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, 2 टाइप्स तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, कि एक ऐसी मैग्नेटिक मूवमेंट है जो मैंने कैलकुलेशन से निकाली है, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। एक मैग्नेटिक मूवमेंट है जो मैंने इंस्ट्रूमेंट में अपना मटेरियल डाल दिया और इंस्ट्रूमेंट से आगे मुझे ये। तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटल और थ्रेटिकल में देयर इज़ वेरी गुड एग्रीमेंट, बहुत मिलती जुलती वैल्यूज़ आती हैं आपके पास। किसके केस में, इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स। तो वी कैन से द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हैज़ गुड एग्रीमेंट विद दैट ऑफ द थ्रेटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन केस ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है। अब लैंथेनाइड्स जनरली तो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे क्या फिलिंग हो रही है, F1 से लेके F14 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सारे कैसे होंगे आपके पास, दे विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, सारे मैग्नेटिक होंगे। लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं विच आर डायामैग्नेटिक, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दीज एग्जाम्पल्स आर लैंथेनम 3 पॉजिटिव, सीरियम 4 पॉजिटिव, लूटिटियम 3 पॉजिटिव एंड यट्रिबियम 2 पॉजिटिव। ये सारे कैसे हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लैंथेनाइड्स विच आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज इसमें क्या है, सारे कैसे हैं, दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी जो अदर आयंस हैं, अदर +3 आयंस मतलब ऐसे आयंस लैंथेनाइड जिनके ऊपर +3 चार्ज है, बाकी सारे कैसे मिलेंगे आपको, दे विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इज इट क्लियर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक मूवमेंट। और एक और चीज़ है कि हमने देखा होगा कि ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, कुछ एक्साइटेड टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब इनमें जो लैंथेनाइड्स हैं, लैंथेनाइड में मेन कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट इज़ द मेन स्टेट। और जो हायर एक्साइटेड स्टेट हैं, जैसे ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो जो ग्राउंड स्टेट है इट इज़ द मेन स्टेट, और जो हायर एक्साइटेड स्टेट हैं हम क्या बोलते हैं, दीज आर थर्मली इनअसेसिबल। मतलब इनकी वैल्यू निकालना बहुत टफ है, दे आर थर्मली इनअसेसिबल। इनको हमें जल्दी इनकी टर्म्स, इनकी वैल्यूज़ नहीं पता चलती। और इनके केस में हम जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम डिटर्मिन करेंगे वो कहाँ से करते हैं, दीज आर डिटर्मिन्ड ओनली बाय द ग्राउंड स्टेट। तो इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स द ground state term is the main term, or all the magnetic properties mu it is mainly determined from the ground state। और जो excited states हैं these are thermally इनअसेसिबल, हमको इजीली हमें मिलती नहीं है वैल्यू, ठीक है। और जो भी आपके पास वैल्यू ऑफ जे है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग है, इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ओनली, ठीक है। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इज़ वेरी हाई एंड इट इज़ इन द order of 10,000 centimeter inverse है। and most of the lanthanides they have ground state term with a single well defined value of J। most of lanthanide के लिए J की वैल्यू well defined है, और कहाँ से कैलकुलेट होती है, it is calculated only from the ground state term, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन, हमारे पास एक्सेप्शन समेरियम 3 पॉजिटिव, और एक एक्सेप्शन है हमारे पास यूरोपियम 3 पॉजिटिव। क्या एक्सेप्शन है कि समेरियम में जो
ये है ग्राउंड स्टेट। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज़ वेरी क्लोज टू दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट। स्मेरियम के केस में मान लो ये है ग्राउंड स्टेट, ये है आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्मेरियम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज़ वेरी क्लोज टू दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसीलिए इसमें जो भी हम जे की वैल्यू निकालेंगे इट इज़ हायर देन दैट ऑफ द वैल्यू जो हम सिर्फ ग्राउंड स्टेट से निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ जे इज़ वेरी हायर एज द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी हायर एज दोज कैलकुलेटेड फ्रॉम द RS कपलिंग स्कीम से जो भी हम निकालते हैं उससे ज़्यादा वैल्यू ऑफ जे मिलेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। वैसे हम जब हम यूरोपियम की बात करते हैं तो मान लो यूरोपियम है ये है इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म। तो यूरोपियम के केस में फर्स्ट एंड एक्साइटेड स्टेट टर्म्स, ये है फर्स्ट स्टेट, ये है सेकंड स्टेट, दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट टर्म। तो इसके लिए भी हमारे पास जे की वैल्यू इज़ वेरी वेरी हाई, इट इज़ हाई एंड इट इज़ हायर देन दैट कैलकुलेटेड फ्रॉम द RS कपलिंग। RS क्या बोलती हूँ मैं, जो L-L और L+S से जो मैं वैल्यू निकाल रही थी उस वैल्यू से हायर मिलेगी आपको जे की वैल्यू इनके केस में, ठीक है। और ये दो एक्सेप्शन है वेयर वी हैव हायर वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। एक और चीज़ है कि अगर आपके पास F0 है, F7 है और F14 कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है इनमें देयर इज़ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी लेस, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी लेस। तो जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगी आपको तो इट विल बी मेनली ड्यू टू स्पिन कंट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है। तो दिस इज़ द अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लैंथेनाइड। लैंथेनाइड में हम क्या देखते हैं, वी सी टू हम्स। यहाँ पे फर्स्ट हम पे आता है न्यूडाइमियम, यहाँ पे आता है डायस्पोरियम एंड डायस्पोरियम इज़ वेरिंग एक्सेप्शनली वेरी वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 10 to 11 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्टिनाइड्स। अब एक्टिनाइड्स में क्या चीज़ है आपके पास, लैंथेनाइड में था देयर वॉज फिलिंग ऑफ द 4f ऑर्बिटल की फीलिंग हो रही थी, लेकिन एक्टिनाइड्स में किसकी फीलिंग हो रही है, इट इज़ द फीलिंग ऑफ द 5f ऑर्बिटल। तो 4f और 5f में क्या डिफरेंस है, जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो 4f ऑर्बिटल है, मान लो इसकी एक लोब है ये, लेकिन 4f का साइज़ क्या है, स्मॉलर। इसी के प्लेस में अगर मैं 5f ऑर्बिटल बनाऊं तो 5f ऑर्बिटल का साइज़ क्या होगा आपके पास, ग्रेटर लोब होगी उसकी, जो भी इसका स्ट्रक्चर है f ऑर्बिटल का, ठीक है। तो जो f ऑर्बिटल है इन केस ऑफ 5 इट इज़ मोर एक्सपेंडेड इन द स्पेस, इसीलिए अगर लिगेंड आएगा तो लिगेंड का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा f ब्लॉक के ऊपर, 5f के ऊपर। आ रही है बात समझ में। अगर मैं 4f और 5f को कंपेयर करूं तो 4f ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज वेयर एज 5f ऑर्बिटल इज ग्रेटर इन साइज, ये स्पेस में ज़्यादा एक्सपेंडेड है ये, इसीलिए अगर कोई भी लिगेंड आएगा तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कहाँ होगा लिगेंड के, 5f के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा एज़ कम्पेयर टू 4f ऑर्बिटल। तो लिगेंड का अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इस f ऑर्बिटल को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन जो है इट इज़ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे डी ब्लॉक में हुई थी वहाँ पे भी ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ नॉट टोटली बट इट इज़ पार्शली क्वेंच्ड, थोड़ी कम हो जाती है। और आपने पढ़ा कि जहाँ पे भी ऑर्बिटल मोशन पार्शली क्वेंच्ड होती है वहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट किससे दिया जाता था, इट वॉज गिवन बाय म्यू स्पिन प्लस म्यू ऑर्बिटल मोशन। लेकिन अगर ऑर्बिटल मोशन पार्शली क्वेंच होगी तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किससे दिया जाएगा, म्यू स्पिन से ही दिया जाएगा। ऑर्बिटल का भी होगा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी वेरी लेस। हरी बात में। तो 4f में टोटल कंट्रीब्यूशन था स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, लेकिन 5f ऑर्बिटल में स्पिन का कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा और ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है बहुत लेस। आप समझ रहे हैं ना स्पिन और ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दो टाइप की मोशन होती है, एक होती है स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, एक है ऑर्बिटल मोशन। तो जब ये अपने एक्सिस पे भी स्पिन करता है तब भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जब ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तब भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसको बोलते हैं स्पिन कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मूवमेंट और एक होता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल मोशन इसका कम है, इसीलिए इनके केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है दीज आर लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द लैंथेनाइड्स। एक्टिनाइड्स में मैग्नेटिक मूवमेंट इज लेस इन केस ऑफ एक्टिनाइड्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ लैंथेनाइड बिकॉज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस, ठीक है। तो अगर मैं उसी डायग्राम में
इसी डायग्राम में जो मैंने लैंथेनाइड का बनाया था, इसी में अगर मैं एक्टिनाइड्स का बनाना चाहूँ तो एक्टिनाइड्स के केस में मैग्नेटिक मोमेंट इज लेस। तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि लैंथेनाइड का कर्व से नीचे आएगा एक्टिनाइड का कर्व यहाँ पे, और सिर्फ यहाँ तक आता है ये कर्व, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं, 2 हम्प्स नहीं आती है, सिर्फ 1 हम्प आती है इसमें। यहीं पे मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ एक्टिनाइड्स के लिए। लेट इट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज़ एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर मैंने ये वाला ऊपर वाला लैंथेनाइड के लिए बनाया था मान लो, तो एक्टिनाइड का इसके नीचे बनेगा लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। नीचे वाली कर्व है दिस इज़ फॉर एक्टिनाइड, ऊपर वाली है फॉर लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड में ऊपर वाली कर्व किसकी थी, और एक्टिनाइड में इससे नीचे आ जाता है नेपच्यूनियम की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। इसके नीचे आता है प्लूटोनियम, और यहाँ पे आ गया आपके पास अमेरिशियम, और यहाँ पे आ जाता है पास क्यूरियम। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना इजी नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ तक ही मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया है, और हमारे पास वी आर गेटिंग ओनली 1 हम्प। नीचे वाली है फॉर एक्टिनाइड्स, ऊपर वाला हम्प है फॉर लैंथेनाइड्स। इज इट क्लियर, ठीक है। तो और ये है हमारे पास ग्राफ वी आर गेटिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टिनाइड्स के केस में, कि मैंने लैंथेनाइड में क्या कहा था, लैंथेनाइड में कि देयर इज़ वेरी गुड एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जो हम थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपस में बहुत मिलती जुलती है। लेकिन एक्टिनाइड्स में क्या चीज़ है कि जो म्यू एक्सपेरिमेंटल है, जो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से निकाल रहे हैं, इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द म्यू थ्योरेटिकल। जो हम थ्योरी से निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं, वो ज़्यादा है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है वो कम है। और क्या रीज़न है कि एक्सपेरिमेंट से कम मिल रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन इज़ पार्शली क्वेंच्ड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्पिन मोशन। और एक और चीज़ कि जो भी मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे ये सारे आयंस +3 स्टेट में हैं। यूरियम +3, मैशियम +3, प्लूटोनियम +3, नेपच्यूनियम +3। दीज आर द, दिस इज़ द, हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ प्लॉट ऑफ ट्राईवेलेंट आयंस। दिस इज़ द प्लॉट ऑफ ट्राईवेलेंट लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स with number of 4f and 5f electrons or the atomic number, ठीक है। तो this is all about the magnetic properties in case of lanthanides, ठीक है। तो lanthanides में मेन रीज़न क्या है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिन ऑर्बिटल के साथ साथ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो जहाँ पे एक साथ स्पिन के साथ हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है, वहाँ पे हम स्पिन, अगर मान लो मुझे सिर्फ स्पिन और ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है, तो म्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू √4s इंटू s+1 प्लस l इंटू l+1। ये है स्पिन का कंट्रीब्यूशन, ये है ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड हैं, यहाँ पे स्पिन का कंट्रीब्यूशन भी है, ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन भी है, और आपस में इनकी मिक्सेज होती है। तो s और l से हमारे पास क्या मिल जाता है, वी गेट द j की वैल्यू, ठीक है। और j की वैल्यू जब हमारे पास में जाती है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, g√j इंटू j+1। ये वाला इसमें हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ द f ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। थैंक यू।